नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की टारगेट सीरीज के एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, ये पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। इसके अंदर हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो सीरीज को लाने का क्या उद्देश्य है इन दोनों पार्ट्स को, ताकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से जो है पहले के पैटर्न का पता लगा सके कि क्या पैटर्न था, ताकि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो पता लगे। उसके अलावा हमको कौन कौन से जो टॉपिक है जो अभी 2 दिन के अंदर हमें रिवाइज कर लेने चाहिए, क्योंकि अब जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी तीनों ही बहुत बड़े जो है सब्जेक्ट्स हैं। सारा रिवीजन एक साथ नहीं हो सकता, 12 सब्जेक्ट्स इस एग्जाम में आते हैं। लेकिन अगर हम ये फिगर आउट कर ले कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से पहले सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो उनको और अच्छे से रिवाइज करके हम लोग अपना एक्यूरेसी या सटीकता एग्जाम में बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा हमने जो भी अभी तक पढ़ा है उसका हम रिवीजन इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हमारी जो है वो मिस हो गई है या अभी तक हमको लगता है कि ये तो हमने किया ही नहीं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो हमारा जो है गाइडिंग लाइट होती है एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, वो हमारे होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, कितनी किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक आप उस एग्ज़ाम में पहले कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी या किसी ने भी पूछे हैं, अगर आप उन्हें ही नहीं देखोगे तो बहुत ज़्यादा आप जो है लॉस में हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो ये मदद करता है कि पहले किस तरीके से यूपीएससी घुमाकर क्वेश्चंस पूछता है। कई बार क्या होता है, हमें लगता है इजी है, हम टिक कर देते हैं, फिर पता चलता है कि अरे यार ढंग से पढ़ा नहीं, या इधर घुमा दिया था, या फिर ये वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं था कि ऐसे भी पूछता है क्या। तो इस तरीके से पैटर्न, रिवीजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना और कैसे क्वेश्चंस को घुमाया जाता है या पूछा जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। तो एग्जाम से 2 दिन पहले ये वाली सीरीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आराम से इस वीडियो सीरीज को देखो। इसके बाद 2-3 वीडियोस और आएंगे आज और कल में, उनको एग्जाम के पहले रात में सोने से पहले देख लेना, सुबह देख लेना, ताकि आप लोगों का इन जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं इनमें आपको एज मिले। चलिए हमारे पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के। The evolution of provincial finance in British India, study in the provincial decentralization of imperial finance। तो ये इस बुक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पिछला वाला वीडियो अगर देखा हो, अच्छे से उसको पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के समय पे महापुरुष हुए उनसे रिलेटेड बुक्स के ऑथर, या फिर अगर उन्होंने खुद ने कोई किताब लिखी है तो वो किताबों के नाम ज़रूर अच्छे से याद कर लेना। पिछले वाले में भी आए थे और इसमें भी आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इस किताब के लेखक कौन है? हमको 4 विकल्प दिए हैं: दादा भाई नारोजी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, MN रॉय, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी इन्होंने ये किताब जो है वो लिखी थी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस। तो ये जो अर्थव्यवस्था के ऊपर, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के ऊपर जो किताब लिखी थी, ये पुस्तक BR अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी। ये मूल रूप से 1924 में प्रकाशित हुई थी। तो हमारे लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि वो बुक और उसका ऑथर कौन है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लॉर्ड कर्जन कौन थे? वायसरॉय थे। तो स्पेक्ट्रम बुक जो है उसके एंड में या फिर किसी भी आपकी हिस्ट्री के नोट्स में जितने भी इम्पोर्टेंट जो है वो वायसराइज की एक लिस्ट होती है अपेंडिक्स में, ठीक है, कि वायसराय और उन्होंने क्या काम करवाया और वो कब थे। तो ये जो वायसराइज और गवर्नर की जो लिस्ट है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट वायसराइज है, जैसे लॉर्ड कर्जन हो गए, उसके अलावा लॉर्ड वेवल हो गए। लॉर्ड वेवल तो जो है वो इंग्लैंड के थे। इसके अलावा जितने भी लॉर्ड थे, जैसे 1947 के समय कौन गवर्नर जनरल थे? इंडियन गवर्नर जनरल थे। और उसके अलावा 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय कौन वायसराय था? तो इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट वायसराय थे जिन्होंने अच्छे अच्छे काम करवाए, तो उन सब के बारे में, इम्पोर्टेंट वायसराइज के बारे में आप ज़रूर जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ लें।
उन्होंने शांतिवादी नीति की वकालत की। वे फारस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहते थे। वह चाहते थे कि इंग्लैंड और रूस चीन के खिलाफ दोस्त बने। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में झंडा लहराने वाले मिशन का नेतृत्व करना चाहते थे। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो गवर्नर जनरल तो तब से ही स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, 1771 या 17वीं शताब्दी से ही जो गवर्नर थे, फिर वायसरायज आए, गवर्नर जनरल बने। लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट है हम उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि सब पढ़ने बैठेंगे तो कभी याद नहीं होगा। लेकिन जो हमको लगता है कि हाँ इनके कार्यकाल के दौरान कोई बड़ी घटना हुई थी, बड़ा बिल आया था, या इम्पोर्टेंट कोई चीज़ हुई थी, या फिर कोई दंगा हुआ था, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, कोई असहयोग आंदोलन हुआ था, तो वो गवर्नर जनरल हम थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट याद कर लेंगे, ठीक है। तो भारत में वायसराय के रूप में अपने आधिकारिक कार्यकाल के दौरान लॉर्ड कर्जन का फारस की खाड़ी पर विशेष ध्यान था। उन्होंने फारस के साथ साथ ब्रिटिश भारत व्यापार को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने क्वेटा सिस्तान व्यापार मार्ग स्टार्ट किया और फारस में ब्रिटिश हितों की निगरानी के लिए अधिकारियों को निवासी के रूप में नियुक्त किया। यानी वो जो नॉर्थन वाला जो पार्ट था जहाँ से जो है अटैक हो सकता था, तो उन सब जगहों पर इन्होंने अपनी इम्पोर्टेंट पकड़ बनाई, क्योंकि अगर वहाँ से पकड़ छूट गई अफगानिस्तान साइड से तो फिर क्या है ना, पूरे भारत पर अटैक हो सकता था। इसीलिए बाद में उन्होंने फारस, तिब्बत और अफगानिस्तान जैसे देशों के खिलाफ भी आक्रामक विदेश नीति अपना ली। जब काम नहीं बना तो ऐसा कर लिया। फारस की खाड़ी क्षेत्र में रूस, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की की लगातार बढ़ती उपस्थिति को कम करने के लिए उन्होंने मेजर डगलस के नेतृत्व में फारस में एक सैन्य अभियान भी भेजा था। यानी इतने सारे जो देश थे ये सब इसमें जो है कब्जा करना चाहते थे, तो इन्होंने मेजर डगलस के नेतृत्व में फारस में एक सैन्य अभियान भी जो है वो भेजा था। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ता है। ब्रिटिश भारत में आसाम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का एक हिस्सा था। इसे 1865 में एक प्रांत बनाया गया था। 1874 में इसे बंगाल से अलग कर दिया गया और सिलहट के साथ इसे मुख्य आयुक्त का प्रांत बना दिया गया। यह अहोम राजाओं द्वारा शासित एक रियासत थी। ब्रिटिश भारत में आसाम यानी जो ये हमारा बंगाल यहाँ पर है ईस्ट पार्ट में, और ये जो आगे वाला जो पार्ट है ना पूरा 7 सिस्टर्स जिसे 7 बहनें बोलते हैं, 7 छोटे छोटे यहाँ पर स्टेट्स हैं, तो जो 7 स्टेट्स हैं ये वाला जो पार्ट था इसको बोलते थे आसाम, ठीक है। तो पहले तो ये बंगाल के साथ ही था, बाद में बंगाल से अलग कर दिया। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही है, तो हमारा यहाँ पर विकल्प सी सही है। यानी 1874 में से बंगाल, जो बंगाल यहाँ पर था, बंगाल, उड़ीसा, बिहार यहाँ पे, उड़ीसा यहाँ पे, बंगाल यहाँ पे, तो ये तीनों तो इसमें थे और असम को अलग कर दिया था और सिलहट के साथ इसे मुख्य आयुक्त का प्रांत बना दिया था। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और आसाम की हिस्ट्री थोड़ी सी जान लेते हैं। वैसे तो इतना पूछते नहीं है, लेकिन अब ये आसाम के बारे में पूछ ही लिया था तो हम आसाम के बारे में थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं। आसाम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फोकस इसलिए भी था क्योंकि आसाम के अंदर क्या है ना, चाय के बागान स्थापित किए गए थे। तो वो चाय की जो व्यापार था जो ये बेचते थे वहाँ पे जाके ब्रिटिश मार्केट्स में इंडिया से बनवा के, तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व था, इसलिए इनका ध्यान आसाम पर शुरू से ही था। तो 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना ने आसाम पर कब्जा कर लिया था और 24 फरवरी 1826 को यांडाबू की संधि के तहत बर्मा ने इसे ब्रिटेन को सौंप दिया था। ठीक है, कौन सी संधि हुई थी? यांडाबू की संधि। 1826 से 32 के बीच आसाम को बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत बंगाल का हिस्सा बना दिया गया था। 1832 से 1838 तक ऊपरी आसाम में आसाम रियासत बहाल रही, जबकि निचले आसाम में अंग्रेजों का शासन रहा। पुरंदर सिंह को 1833 में ऊपरी आसाम के राजा के रूप में शासन करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उस संक्षिप्त अवधि के बाद आसाम को अंग्रेजों द्वारा बंगाल में मिला दिया गया था। पुरंदर सिंह जो 2 बार अहोम साम्राज्य के राजा बने, असम में अहोम साम्राज्य के अंतिम राजा थे। ये भी हम याद कर लेंगे, अहोम साम्राज्य के अंतिम राजा कौन थे? पुरंदर सिंह। अहोम साम्राज्य असम के ब्रह्मपुत्र घाटी के
हाल तक मध्यकालीन साम्राज्य था। लगभग 600 वर्षों तक अपनी संप्रभुता बनाए रखने और पूर्वोत्तर भारत में मुगल विस्तार का सफलतापूर्वक विरोध करने के लिए ये जाना जाता है। यानी जब मुगल जो है अपना विस्तार कर रहे थे और इधर की तरफ बढ़ रहे थे, तो इन्होंने उसका बहुत ज़्यादा विरोध जो है वो किया था, तो इसलिए ये फेमस हो गया था। 1874 को सिलहट सहित असम को बंगाल से अलग करके असम चीफ कमिश्नरशिप बनाया गया, जिसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी कहा जाता है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जिसे कहा जाता है NEF, ये कौन है? ये ऐसा असम है जो 1874 में अलग कर दिया, बंगाल से अलग कर दिया गया था। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 1930 के दशक में केरल में स्थापित किसान संघ को क्या कहा जाता है? तो किसान संघ जो ये आपको पिछली वीडियो अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो तो देखी हो तो आपको पता होगा कि मैंने वहाँ पे हाईलाइट किया था कि किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी टॉपिक या पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। किसान आंदोलन का सवाल वहाँ भी था और यहाँ भी है वापस। तो यहाँ पर पूछा है कि केरल में इनको क्या बोलते थे, किस नाम से पुकारते थे? तो 4 विकल्प है, किसान सभा, कीर्ति किसान, कृषक संगम, किसान मोर्चा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है कृषक संगम, विकल्प सी हमारा सही है। तो किसान संघों का स्थापना क्यों की गई थी? किसानों का जो भी प्रॉब्लम था वहाँ पर, तो उनको हाईलाइट करने के लिए केरल के मालाबार क्षेत्र में मुख्य रूप से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो हमने इसके बारे में पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, इसको जरूर अच्छे से फिर से रिवाइज कर लो। और याद नहीं आ रहा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्या थी, इसके कौन मेंबर्स थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्यकर्ताओं के प्रयास के परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली किसान आंदोलन विकसित हुआ। अब किसान जो होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर वर्ग होता था उस समय पे, तो उनको अपनी आवाज़ उठाने के लिए इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता था, जिनका काम ही था समाज में सुधार लाना, तो उनके प्रयासों की वजह से ये किसान आंदोलन विकसित हुआ। और 1834 में किसानों के बीच काम कर रहे थे ये लोग और गांव का दौरा कर रहे थे। कौन? सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता। कृषक संगम की स्थापना इन्होंने तभी की जिसको किसान संघ बोला जाता है। इनकी क्या क्या मांगी थी जिसकी इर्द गिर्द आंदोलन की एकजुटता हुई? उसमें था सामंती करो या अक्रामा पीरिवुकल का उन्मूलन। तो ये अक्रामा पीरिवुकल वहाँ पे जो है सामंती को बोलते थे, तो इन्होंने बोला सामंती करने को या इसका उन्मूलन होना चाहिए। नवीनीकरण शुल्क, जिसका नाम मलयालम में पोलिक सेलथु था, उसकी प्रथा को खत्म करना और अग्रिम किरायों को हटाना। व्यक्तिगत खेती के आधार पर जमींदारों द्वारा किराएदारों की बेदखली को रोकना। कर, किराया और कर्ज के बोझ में कमी, यानी ये नहीं बोला कि खत्म कर दो, पर कम से कम इनको कम तो करो। कर भी दे रहे, किराया भी दे रहे, कर्ज भी चल रहा है, तो जो किसान है वो अपनी आवाज़ कैसे उठा पाएगा, कैसे वो आगे बढ़ पाएगा? वो इनमें ही बोझ में दबा रह जाता था। अनाज का लगान मापते समय जमींदार द्वारा उचित माप का प्रयोग, ये गलत माप का जो है वो प्रयोग कर लेते थे, ज़्यादा लगान ले जाते थे, तो उसके लिए उचित माप का प्रयोग हो और जमींदारों के प्रबंधकों की भ्रष्ट प्रथाओं का अंत हो। तो ये सारी मांगे कृषक संगम की केरल में। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ता है। कांग्रेस ने 9 मई को इथियोपिया दिवस क्यों घोषित किया? तो इथियोपिया एक अफ्रीकन देश है, वहाँ पर क्या हुआ था, यूरोपियन देश है इथियोपिया, वहाँ पर क्या हुआ था उसके बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है कि कांग्रेस ने 9 मई को इथियोपिया दिवस क्यों घोषित किया। मैंने बताने में आपको गलती कर दी, पहले सही बोला था। इथियोपिया अफ्रीकन कंट्री यानी अफ्रीका में देश है। तो इटली जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है, जो वहाँ पर जैसे ब्रिटेन ने अफ्रीका पे राज किया वैसे ही इटली ने भी वहाँ पर अटैक किया था, तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो विकल्प है क्योंकि इथियोपियाई लोगों ने ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना समर्थन घोषित किया। क्या इसलिए घोषित किया था? क्योंकि उस दिन इथियोपिया ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, क्योंकि 1936 की शुरुआत में इथियोपिया पर इटली द्वारा हमला किया गया था और उनके प्रतिरोध को स्वतंत्रता संग्राम माना गया था, क्योंकि इथियोपिया नेताओं ने मुसोलिनी की निंदा की थी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प सी। तो कांग्रेस ने 9 मई को इथियोपिया दिवस इसलिए घोषित किया था क्योंकि इनके ऊपर जब अटैक हुआ था तो उन्होंने इसका प्रतिरोध किया था, यानी
अगर मेरे ऊपर अटैक हो रहा है और मैं उसको रोक रही हूँ तो एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इटली बहुत ही शक्तिशाली यूरोपियन देश था और एक छोटा सा अफ्रीकी गरीब देश अगर उसको रोक रहा है तो वो एक बहुत ही बड़ी हिम्मत की बात मानी जाती है। और कांग्रेस ने इसलिए 9 मई को इथियोपिया दिवस घोषित किया था कि एक छोटे से देश ने कैसे अपने ऊपर अटैक होने से रोका। चलिए इसकी व्याख्या में इथियोपिया दिवस के बारे में और जानते हैं। दूसरा इटालो इथियोपियाई युद्ध, जिसे दूसरा इटालो एबिसिनियन युद्ध भी कहा जाता है, इटालो एबिसिनियन युद्ध या इटालो इथियोपिया युद्ध एक औपनिवेशिक युद्ध था जो अक्टूबर 1935 की शुरुआत में हुआ था और 1936 में समाप्त हुआ था। ये युद्ध इटली साम्राज्य की सशस्त्र सेनाओं और इथियोपियाई साम्राज्य की सशस्त्र सेनाओं के बीच लड़ा गया था। युद्ध के परिणाम स्वरूप इथियोपिया पर सैन्य कब्जा हो गया और इसका इतालवी पूर्वी अफ्रीका के नवनिर्मित उपनिवेश में विलय हो गया। 1936 की शुरुआत में फांसीवादी इटली द्वारा इथियोपिया पर हमला किया गया तो कांग्रेस ने इथियोपियाई लोगों के संघर्ष को स्वतंत्रता के लिए सभी शोषित वर्गों के संघर्ष का हिस्सा घोषित किया। यानी ये बताना चाह रहे थे कि कैसे वहाँ के लोगों ने उसको रोका था, वैसे ही भारत के लोगों को भी काम करना चाहिए। कांग्रेस ने 9 मई को इथियोपियाई दिवस घोषित किया, जिस पर पूरे भारत में इथियोपियाई लोगों के प्रति सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रदर्शन और बैठकें आयोजित की गई। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की, जिसकी पहली बैठक 1910 में इलाहाबाद में हुई थी। तो जब समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे भारत में, आपको पता हो सबसे बड़े समाज सुधारक हमारे कौन थे? बहुत सारे थे, एक ही नहीं थे। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। उसके अलावा हमारे ज्योतिबा फूले, उसके अलावा डी.के. कर्वे, उसके अलावा स्वामी विवेकानंद सरस्वती, ऐसे बहुत सारे स्वामी विवेकानंद थे। और ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक उस समय पर हुए थे जिन्होंने प्रार्थना समाज, ब्रह्मा समाज और इस तरीके के काफ़ी सारे समाजों की जो है स्थापना की थी, ताकि भारत में जो भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे जिन्होंने विधवाओं के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया, ज्योतिबा फूले जी थे, उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फूले। तो ये जो मैं नाम आपको बता रही हूँ मेन इनके बारे में ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, और इन्होंने कौन कौन से समाजों की स्थापना की थी, तो ये सब चीज़ें अच्छे से जो है वो आप रिवाइज कर लें। तो यहाँ पर जो है ये जो समाज सुधार जो चल रहे थे ये जो है वो पुरुषों ने किए थे, लेकिन साथ ही साथ कुछ महिलाएं भी आगे आई थी जिन्होंने कुछ स्त्री सुधार समाजों की स्थापना की थी। तो यहाँ पर 4 जो यहाँ पर विकल्प दिए हैं हमें, एनी बेसेंट, मेहरबाई टाटा, ताराबाई शिंदे, सरला देवी चौधरानी, ये महिला समाज सुधारक थी। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है कि इस पर्टिकुलर जो महामंडल था इसकी स्थापना किसने की थी, तो भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी जी ने की थी। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प डी। तो जो समाज सुधारक है वो, और उसके अलावा जो महिला समाज सुधारक हैं, आगे भी एक और प्रश्न आएगा जिसमें एक और महिला समाज सुधारक की बात होगी। तो इसलिए ये वाला जो टॉपिक है इससे भी अच्छे से पढ़ लेना कि कौन कौन से मेन जो थे सोशल रिफॉर्मर्स थे। भारत स्त्री महामंडल पहला अखिल भारतीय महिला संघ था, ये ज़रूर याद रख लें। इसकी स्थापना 1910 में सरला देवी चौधरानी द्वारा की गई थी। केंद्र का गठन 1910 में महिलाओं की एक व्यक्तिगत बैठक में लाहौर में किया गया था। दिसंबर 1910 में इलाहाबाद में प्रारंभिक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जब भारत में विभिन्न हिस्सों में कई लोगों के कांग्रेस सत्र के लिए वहां इकट्ठा होने की उम्मीद थी। भारत स्त्री महामंडल के उद्घाटन सत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसकी अध्यक्षता जंजीरा की महारानी बेगम साहिबा ने की थी, जो एक मुस्लिम महिला थी। बहुत बड़ी बात है उस समय पर कि मुस्लिम महिलाएं आगे आई। और जो भोपाल की जो महामहिम नवाब बेगम थी, जो एक मात्र भारत की शासिका, राजकुमारी शासिका थी,
जो एक मुस्लिम महिला थी उनकी उपस्थिति ने इसकी शोभा जो है वो बढ़ाई थी। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी असहयोग आंदोलन की विशेषता नहीं थी? तो जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह जो हुए थे, तो उनके जो विशेषता है, जो फीचर्स हैं, वो भी अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ तो हमसे ना पूछा है तो वो भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो फीचर्स होता है किसी भी आंदोलन के कि उसमें किस किस ने भाग लिया, जैसे कई आंदोलन थे जिनमें मध्यम वर्ग ने भाग लिया कि नहीं लिया, स्त्रियों की क्या पार्टिसिपेशन रेट था, उसके अलावा छात्रों ने कितना भाग लिया, और जो जितने भी व्यापारी थे उनका क्या स्टेटस था, मुस्लिमों ने भाग लिया या नहीं लिया, हिंदू महासभा ने भाग लिया नहीं लिया, जो हमारे दलित होता है वो उसमें शामिल हुए या नहीं हुए। तो ऐसी कुछ विशेषताएं होती है हर आंदोलन की। जैसे 1857 की क्रांति में कौन कौन शामिल हुए थे, कोई इलाइट क्लास हुआ था या फिर मध्यम वर्ग के लोग थे या सिर्फ सैनिक थे, तो और वो कौन कौन से पार्ट्स में फैला था। जैसे 1857 की क्रांति सिर्फ नॉर्थ या फिर इधर बॉम्बे तक थोड़ी सी आई थी, उसके नीचे तो बिल्कुल भी नहीं थी, ना इधर थी ना राजस्थान में थी। तो इस तरीके से इनकी कुछ विशेषताएं होती है जिनको आप अच्छे से हर हिस्ट्री की बुक में लास्ट में वो विशेषताएं इस आंदोलन की लिखी हुई होती है, उनको अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ लो। तो आर्थिक बहिष्कार तीव्र और सफल था। आंदोलन में मध्यम वर्ग ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ये असमान भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रीय विविधताओं द्वारा चिन्हित था। असहयोग के साथ साथ शराब विरोधी और अभियान जैसे अन्य गांधीवादी सामाजिक सुधार आंदोलनों ने कुछ सफलता हासिल की। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, यानी आंदोलन में मध्यम वर्ग ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया था, लेकिन बाद में थोड़ा कम हो गया था, इसलिए ये इसकी विशेषता नहीं है। तो इसे अच्छे से पढ़ना, अगर टेंशन नहीं पढ़ा तो इसको बिल्कुल गलत कर दोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मध्यम वर्ग ने तो पार्टिसिपेट किया था लेकिन बड़ी संख्या में किया था, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो इसको अच्छे से पढ़ना। तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश भर में आयोजित पहला जन आंदोलन था। आर्थिक बहिष्कार को भारतीय व्यापारिक समूहों का समर्थन मिला। तो इस समय पर क्या है ना, स्वदेशी का उपयोग की बहुत ज़्यादा लहर चली थी, तो इसलिए व्यापारियों का समर्थन मिला। ठीक है, पहला जन आंदोलन था, यानी सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। शुरुआत में मध्यम वर्ग के लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में उन्होंने गांधी जी के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी आपत्तियां दिखा दी, क्योंकि गांधी जी जो थे वो थोड़ा अलग चलते थे, उनकी लीग थोड़ी अलग थी, तो कई लोग उसको नहीं कर पाते थे, जैसे शराब मत पियो या फिर ये सब मत करो, तो वो सब चीज़ें कई लोग उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते थे, तो इसलिए वो उससे दूर हो गए। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे स्थानों में जो कुलीन राजनेताओं के केंद्र थे, गांधी के आह्वान पर प्रतिक्रिया बहुत सीमित थी। ठीक है, तो ये इसलिए हमारा सही उत्तर है। तो अच्छे से पढ़ो। मिडिल क्लास में मध्यम वर्ग ने पार्टिसिपेट किया था, बट भारी मात्रा में नहीं किया था, बाद में उनको आपत्तियां हो गई थी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन 1928 में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान एक मुस्लिम राजनेता थे जिन्होंने कुछ प्रकाशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया था, तो उसका नाम पूछा है। पख्तून, खुदाई खिदमतगार, युवा भारत, इंडिया अविकंस। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर है विकल्प ए, यानी पख्तून नाम का जो है प्रकाशन खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने स्टार्ट किया था। तो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, उनके प्रकाशन जो है उनके बारे में ज़रूर ध्यान रखें। और ये जो 4 विकल्प यहाँ पे दिए हैं इनको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। पख्तून सही हो गया तो बस इस पे अटक गए, बाकी की 3 कौन है इनके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगली बार कई बार होता है विकल्प से अगला प्रश्न बन जाता है DSI। तो इसलिए चारों विकल्प की कौन कौन जो है वो करने वाले थे पब्लिशर, वो आप अच्छे से याद करना। तो यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बहुत कुछ बताया गया। ये पश्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे जिन्होंने औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश काल के शासन को समाप्त करने के लिए काम किया। कई सुधार आंदोलन जैसे अंजुमन-ए-इसिया उल अफगान, किसान संगठन अंजुमन-ए-जमींदारान, युवा आंदोलन पश्तून जिरगा की स्थापना इन्होंने की थी। और पश्तून मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हुए अब्दुल गफ्फार खान ने पख्तून पत्रिका की स्थापना की। तो हमारे लिए तो भी यही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा किस्सा ख्वानी बाजार नरसंहार की पूर्व संध्या पर खुदाई खिदमतगार का गठन किया। तो खुदाई खिदमतगार का गठन भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टर्म रहती है हिस्ट्री में।
तो इसकी स्थापना भी खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही की थी। तो इनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार आंदोलन भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए अहिंसक रूप से नामबंद हुआ। इसे रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। और ये कहाँ पर हुआ था? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, यानी जो अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पर। और यंग इंडिया 1919 से 31 तक महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्र या पत्रिका थी। गांधी जी ने इस पत्रिका में विभिन्न उद्धरण लिखे थे जिनसे कई लोग प्रेरित हुए। तो यंग इंडिया को किसने पब्लिश किया था? गांधी जी ने। तो गांधी जी ने अगर कोई पब्लिकेशन किया तो उसको तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बोला था। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन 1880 के दशक की शुरुआत में आर्य महिला समाज की संस्थापक थी? ठीक है, तो इसी गलती होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितनी भी वुमेन रिफॉर्मर्स हैं, महिला समाज सुधारक हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। 2 क्वेश्चन आ गए एक के बाद एक। पहला वाला सरला देवी चौधरानी वाला था और दूसरा यहाँ पर पूछा है आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी। अब यहाँ पर जो 4 विकल्प यूपीएससी ने दिए हैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अच्छे से पढ़ो। अगर ढंग से नहीं पढ़ा, अगर इतना सा याद रह गया ना आर्य समाज, तो फटाफट पहला विकल्प सही कर दोगे, क्वेश्चन हो गया गलत। ढंग से पढ़ो। आर्य महिला समाज की स्थापना कोई महिला करेगी, तो 2 तो यहाँ पर गलत हो गए। अब पंडिता रमाबाई रानाडे, ये भी रमाबाई के लिए कंफ्यूज करने के लिए दिया है क्योंकि रमाबाई 2 थी। लेकिन हमारा जो सही विकल्प है यहाँ पर विकल्प सी है, यानी पंडिता रमाबाई ने स्थापना की थी। तो स्वामी के नाम से 2 बार किया आर्य समाज की वजह से। और यहाँ पर रमाबाई जो है उसमें भी कंफ्यूज करने के लिए पंडिता रमाबाई और रमाबाई रानाडे दिया है। तो इस तरीके से ये 2 टर्म्स को एक साथ लिख के कंफ्यूज करके क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। इसलिए आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 5-10 बार उसको अच्छे से याद करना ताकि वो अच्छे से याद आपको वहाँ पर रहे और आप सही आते हुए भी उसको गलत ना करें। हमारा प्रश्न नंबर 10, इसके पहले व्याख्या देखना भूल गए हम लोग। पंडिता रमाबाई सरस्वती एक भारतीय समाज सुधारक थी। इनका जन्म कब हुआ ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को रोकने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। तो आर्य महिला समाज की स्थापना का उद्देश्य था महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह को रोकना, यानी स्त्रियों के लिए काम कर रही थी। इस समाज की स्थापना 1882 में हुई थी। इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई ने प्रत्येक महिला को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त और शिक्षित करने से उद्देश्य से की थी। वह पहली महिला थी जिन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा जांच के बाद संस्कृत विद्वान के रूप में पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी गई थी। तो इनको पंडिता रमाबाई इनके नाम से नहीं जाना जाता था, ये इनकी उपाधियां थी जो उनको संस्कृत विद्वान के रूप में मिली थी। चलिए अब हमारे प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या बीच में छूट गई थी। निम्नलिखित में से किसे एक पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय माना जाता है? तो कई पत्रकार जो हैं जेल गए थे क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत कुछ लिखा था अपने न्यूज़पेपर्स में, और न्यूज़पेपर्स पे बहुत ज़्यादा रेड पड़ती थी, प्रेस बंद करवा देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की खामियां उनमें जो है वो पब्लिश करके देते थे। तो इसी के लिए गए तो बहुत सारे थे, लेकिन हमसे पूछा पहले भारतीय कौन थे। 4 विकल्प दिए, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, लोकमान्य तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वैसे देखा जाए तो जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए थे उनमें से मोस्टली लोगों के खुद के पब्लिकेशन थे। तो वो आप एक लिस्ट है वो अच्छे से याद कर लो कि किसने कौन सा पत्रिका या फिर किसका संपादन किया, पत्रिका का या किसी न्यूज़पेपर का, वो सब चीज़ें। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संस्थापकों में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, इन्होंने कुछ समाज में जो भी गलत हो रहा था उसके खिलाफ छाप दिया था। कैसे कोई जज ने गलत जजमेंट पास करके लोगों को प्रताड़ित किया था, उनकी भावनाओं के साथ में गलत किया था, तो उन सब चीज़ों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट की मनमानियों को, अत्याचारों को उसमें बताया गया था, इसलिए इनको जेल हुई थी। प्रश्न नंबर 11,
19वीं शताब्दी में भारत में आर्थिक विकास की कमी का निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो ब्रिटिश भारत में आर्थिक विकास नाम से एक चैप्टर है हिस्ट्री में। स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हो तो वहाँ होगा इकोनॉमी वाले में, या फिर आप जो भी हिस्ट्री के नोट्स पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, वहाँ पे आर्थिक विकास वाला एक छोटा सा चैप्टर वहाँ पे होता है। तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं, जैसे कि कौन कौन थे जिन्होंने इसको हाईलाइट किया। जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है हमारे दादा भाई नारोजी थे। इसके अलावा 2-4 लोग और थे जिन्होंने भारत में आर्थिक स्थिति कैसे खराब करे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे हमको गरीब बना दिया, सोने की चिड़िया से एक बहुत गरीब देश कैसे बना दिया 200 साल में। तो उन सब का ऑडिट करके जो है पब्लिक में लेकर आए थे किताबों के द्वारा। तो वो सब चीज़ें, आर्थिक विकास की कमी क्यों हुई, तो ये सब चीज़ों का एक चैप्टर है हिस्ट्री में, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 विकल्प दिए हैं। आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार अहस्तक्षेप की नीति के लिए प्रतिबद्ध थी, लेकिन वास्तव में वे भेदभावपूर्ण हस्तक्षेप की नीति थी। यूरोपीय उद्यमियों के संबंध बैंकों और एजेंसी घरानों से थे, जबकि भारतीयों को रिश्तेदारों, परिवार और जाति के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। जब बावनों को व्यक्तिगत पूंजी वाली स्वामित्व में स्थानांतरित किया गया तो देशी निवेशकों ने जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। तो यहाँ हमारे तीनों ही विकल्प बिल्कुल सही हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में आर्थिक विकास की कमी क्यों हुई, ये सब चीज़ें वहाँ पर बताई गई थी कि इन्होंने वैसे तो हस्तक्षेप की नीति अपना रखी थी, लेकिन ये भेदभावपूर्ण हस्तक्षेप करते थे। कहीं पर जहाँ ज़रूरत होती थी, अपना फ़ायदा होता था, वहाँ हस्तक्षेप कर देते थे। तो इस तरीके की इनकी जो है नीति थी। उसके अलावा यूरोपीय उद्यमियों के संबंध बैंकों और एजेंसी घरानों से थे, तो उनको आराम से लोन मिल जाता था, लेकिन जो भारतीय होते थे उनको लोन नहीं मिलता था, तो उनको रिश्तेदार वगैरह से लेना पड़ता था। उसके अलावा जो बागान जब स्थापित हुए तो व्यक्तिगत पूंजीवादी स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिया गया, तो देशी निवेशकों को जानबूझकर उसमें नज़रअंदाज किया गया, इसलिए हमारे तीनों विकल्प यहाँ पर सही हैं। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। किस समाज सुधारक की आत्मकथा जिसका नाम लुकिंग बैक है 1890 के दशक में पूना में महिलाओं के लिए स्कूल स्थापित करने के उनके अनुभवों का वर्णन करती है? तो फिर से ये आत्मकथा आ गई, किताब आ गई कि किसी समाज सुधारक की किताब है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसके मतलब किस किताब के लेखक कौन है। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए, धोंदो केशव कर्वे, के.डी. तेलंग, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है विकल्प ए। धोंदो केशव कर्वे, जिन्हें डी.के. कर्वे भी कहा जाता है, एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, क्योंकि इन्होंने विधवा विवाह को, पुनर्विवाह को बहुत ज़्यादा जो है उस समय, जिस समय विधवाओं को सती होने के लिए कहा जाता था, उस समय विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। और स्वयं इन्होंने, एक तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की, और स्वयं भी इन्होंने एक विधवा से उस समय पे विवाह किया, ताकि ये बता सके कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो बाकी लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि आप अकेले अगर वकालत करते फिर और आप खुद ही ऐसा काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप वकालत कर रहे हो और आपने वो काम करके दिखाया, तो लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम भी एक विधवा से विवाह कर सकते हैं। अगर मैं सबसे कहती फिरूँ कि मैं तो मिठाई नहीं खाती, नहीं, मिठाई मत खाया करो, मिठाई खाने से बहुत नुकसान है, ये मिठाई बहुत नुकसान करती है, लेकिन मैं खुद छुप छुप के मिठाई खाती हूँ, जब तक मैं खुद वो काम नहीं करूँगी तो मैं दूसरों को कैसे शिक्षा दे सकती हूँ। तो वैसा ही इन्होंने किया। इन्होंने उस समय जब विधवाओं को मर जाने दिया जाता था या अलग कर दिया जाता था, उस समय विधवा से विवाह करके समाज में एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया, ताकि और लोग भी ऐसा करें। ये भारत में महिला कल्याण के क्षेत्र के समाज सुधारक थे। इन्होंने 2 आत्मकथाएं रचनाएं लिखी थी, मराठी में आत्मव्रत और अंग्रेजी में लुकिंग बैक। इन किताबों में उन्होंने पूना में महिलाओं के लिए स्कूल स्थापित करने के अपने अनुभवों का वर्णन किया था। तो इन दोनों किताबों के नाम अच्छे से याद करेंगे, आत्मव्रत और लुकिंग बैक। ये दोनों किसने लिखी थी? धोंदो केशव कर्वे। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे, जिसे हम ASI बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आज भी हमारे जितने भी किले या जो भी बड़े बड़े कोई भी कल्चरल, हमारा सांस्कृतिक कोई भी विरासत है, तो वहाँ पे ASI का ऑफिस होता है। तो ASI जो है वो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। तो उसके पहले महानिदेशक कौन थे, हमसे ये पूछा है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। चलिए इसकी व्याख्या में इसके बारे में और जानते हैं। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे।
ये ब्रिटिश इंजीनियर थे। इन्होंने भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के नवनिर्मित पद पर नियुक्त किया गया था। भारतीय सर्वेक्षण के संस्थापक और आयोजक इनको ही माना जाता है और भारतीय सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है। यानी अब ये संस्कृति मंत्रालय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जुड़ गया है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। फिर से एक सवाल हमारा महिला समाज सुधारक के ऊपर है। तो निम्नलिखित में से किस कार्य में प्रसिद्ध समाज सुधारक बेगम रुकैया का योगदान नहीं था? फिर से एक समाज सुधारक, उनकी किताब, तो लेखक और किताब ये तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। तो अर्धांगी ग्रह, भारत माता, सुल्ताना का सपना। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, यानी भारत माता इन्होंने नहीं लिखी थी। तो बेगम रुकैया ये बांग्लादेश यानी जो ईस्ट बंगाल था वहाँ पर एक बहुत फेमस समाज सुधारक थी, जिन्होंने वही स्त्रियों के लिए काम किया, स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए काम किया। इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी थी। तो इनको आमतौर पर बेगम रुकैया बोलते हैं, वैसे इनका नाम था रुकैया सखावत हुसैन। ये ब्रिटिश भारत में एक बंगाली नारीवादी विचारक, लेखिका, शिक्षिका और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। इनको दक्षिण एशिया में महिला मुक्ति की अग्रणी माना जाता है। रुकैया ने स्त्री जातिर अवनाति में ये इन्होंने लिखा था, ये भी अच्छे से याद कर लेना। महिलाओं की अपमानित स्थिति के बारे में लिखा है। एक ऐसे प्राणी के रूप में मनुष्य के विकास के बारे में जो बौद्धिक और शारीरिक कौशल के माध्यम से महिलाओं को अधीन करता है। इनकी रिपोर्टों में एक श्रृंखला में अर्धांगी, मुक्तिपाल, भ्राता भगिनी, नारी सृष्टि में महिलाओं की अपमानित स्थिति का भी चित्रण किया है। यानी ये भी इनकी कुछ क्रिएशंस थे। भारतीय समाज में धर्म की परवाह किए बिना महिलाओं की बेघरता रुकैया के निबंधों में से एक द होम में स्पष्ट है, एक ग्रह या दो होम। तो इन्होंने ये भी लिखी थी और इनके बारे में और अच्छे से जानते हैं, क्योंकि महिला समाज सुधारक और उनकी क्या क्या कृतियाँ थी या उन्होंने क्या क्या लिखा। स्त्री जातिर अवनाति, मुक्तिपाल, भ्राता भगिनी, नारी सृष्टि और ये द होम, और उसके अलावा मोतीचूर, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में इन्होंने नारीवादी विचारों को व्यक्त करने वाले 2 खंडों में निबंध लिखे हैं। उसके अलावा सुल्तानाज ड्रीम यानी एक ऐसा लेडी लैंड जो नारीवादी विज्ञान कथा उपन्यास था। पद्म पराग, एसेंस ऑफ द लोटस, तो ये बांग्लादेश की थी। तो वहाँ की जो पत्नियां थी उनके द्वारा सामना किए जाने वाली कठिनताओं को इन्होंने इसमें बताया था। उसके अलावा अवरोध बासिनी, द कन्फाइंड वुमन, पर्दों के चरम रूपों पर एक उत्साही हमला जिसने महिलाओं के जीवन और अपनी छवि को खतरे में डाल दिया था। मदर इंडिया, अमेरिकी इतिहासकार कैथरीन मेयो की एक विवादास्पद पुस्तक है जो भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति पर हमला करती है। तो ये अलग से इन्होंने मदर इंडिया के बारे में भी यहाँ पर बताया। इसी प्रकार से मित्रों हमारे टारगेट सीरीज़ के MCQ प्रश्न यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो हमने टारगेट सीरीज़ के अंदर आज स्वतंत्रता संग्राम की जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें से सारा हम पढ़ नहीं सकते, एंड मोमेंट तक तो नहीं पढ़ सकते। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से हमने यहाँ पर जाना है कि कैसे हम जो है क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक है जिनको लास्ट मोमेंट पर हमें रिवाइज करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अतुल IAS अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।